Hello everyone, this is Saurav and welcome to our next session on your class 12 NCERT Legal Studies book. Okay, so today we shall be completing the CBSE Board 2024 paper previous year question paper solutions. Okay, so in the part 3 we shall be dealing with the section D of your paper. Okay, section D के अंदर क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 और 40 हम डिस्कस करेंगे. तो काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर पार्ट्स भी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है. ओके, तो हाउ टू राइट द लॉन्ग आंसर्स, ये वाली स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा मैं आपको खुद आंसर्स लिखे जो है, मैंने अपने आप जो आंसर्स लिखे हैं वो भी आपको शो करूंगा. ओके, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम सौरराज विवाल, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 37. पार्ट 1 and part 2 are already been uploaded. Okay, the link will be there in the description, otherwise you will find those videos in the playlist. Okay, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ अपन चलते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो बात करता है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना 1986 के अंदर. ओके, तो इट इज फ्रॉम यूनिट 5A, आपका जो यूनिट 4A सॉरी, लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है ना, उस यूनिट से ये क्वेश्चन है. ओके, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका पर्पज हमें बताना है. ठीक है, एनालाइज द पर्पज ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ओके, उसके बाद में स्टेट 3 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टेटवर्डशिप. ओके, तो बेसिकली वी हैव टू एनालाइज द पर्पज ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 प्रोविजंस हमें बताने हैं. आपकी बुक के अंदर टोटल 4 प्रोविजंस आर गिवन. ओके, 2 DPSPs आर देयर, 1 फंडामेंटल ड्यूटी इज देयर एंड 1 फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 21. उनमें से 3 हमें लिखने हैं. ओके, उसके बाद में वी हैव अ ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 37. तो ये वाला जो है बी वाला पार्ट, ये क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्सप्लेन द टर्म प्रिपरेशन. ठीक है, तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ क्राइम. ठीक है, 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम आर देयर. उसके अंदर जो सेकंड स्टेज है दैट इज प्रिपरेशन. आफ्टर इंटेंशन क्या आता है, प्रिपरेशन आता है. तो प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होती है. ओके, तो प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. ओके, तो आगे आपसे क्वेश्चन के अंदर यही मांगा गया है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज प्रिपरेशन पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. अब इनके आंसर्स हम एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले वी विल आंसर द क्वेश्चन 37A एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चन 37B. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37A. ओके, तो ये देखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसको हमें एनालाइज करना है. तो वी हैव टू गो विद द टोटल बैकग्राउंड बिकॉज इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन. ओके, एंड वी हैव टू राइट अ लॉट, अदरवाइज हमें मार्क्स मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो 3 मार्क में या फिर 3.5 मार्क के अंदर हमें एक तरीके से साइड कर देगा. सो इन ऑर्डर टू गेट द फुल 5 मार्क्स वी हैव टू राइट अ लॉट. ओके, तो सबसे पहले वी हैव टू राइट कि इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी दिस हैपेंड इन 1984 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मैंने यहाँ पे GOI लिखा है बिकॉज आई हैव टू सेव द स्पेस. ओके, क्योंकि मैं जितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे फिलअप करूंगा उतने ज्यादा फॉन्ट्स छोटे होते जाएंगे एंड दे विल बी लेस विजिबल. ओके, तो आई हैव रिटन GOI ओवर हियर बट यू हैव टू राइट द होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये तो मैंने आपको पिछले स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के अंदर भी बताया था. ठीक है, तो इन द वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है. ओके, तो लॉ मेकिंग पावर्स जो होती है गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, अंडर द आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, अब पर्पस क्या है, वी हैव टू एनालाइज द पर्पस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. नो, ओके, सो वी आर डिफाइनिंग द पर्पस. ओके, सो द पर्पस ऑफ एक्ट इज टू इंप्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक. एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरमेंट के ऊपर. इसके प्रोविजंस को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए वी पास दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन. ओके, उसके बाद में रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिक development to human beings and other living creatures, plants and property. Okay, so this will be the answer. Now 37A का सेकंड पार्ट. ओके, अब इसके अंदर हमसे क्या पूछे थे, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वर बीइंग आस्क्ड. ओके, तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से है, तो फर्स्टली यू हैव टू राइट आर्टिकल 21. ओके, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ. ओके, राइट टू लाइफ का एक फर्दर इंटरप्रिटेशन निकलता है, दैट इज राइट टू क्लीन एनवायरमेंट. ओके, तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ लाइफ. सो इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो पहला प्रोविजन कौन सा हो गया, आर्टिकल 21. ओके, नाउ वी विल बी राइटिंग आर्टिकल 38. ओके, आर्टिकल 38 इज बेसिकली
बेसिकली अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो दिस शोल्डर्स द स्टेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर फॉर इंश्योरिंग अ वेलफेयर स्टेट। ओके, तो सरकार को क्या करना है, एक वेलफेयर स्टेट इंश्योर करना। वेलफेयर स्टेट कैसे इंश्योर होगा, when the government ensures people are living in a pollution free environment. Okay, so second provision is article 38. Okay, now one more DPSP is there, but I have included a fundamental duty in order to increase the diversity of the answer. Okay, अपन से तीन ही provisions मांगे ना, तो in order to increase the diversity की एक तो हमने fundamental rights लिख दिया, एक DPSP लिख दिया, और उसके बाद में we are writing a fundamental duty under part 4A of the constitution. Okay, तो article 15A clause G of the Indian Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. Okay, तो ये हर citizen की duty है natural environment को protect करना और उसको improve करना. Okay, so this shall be the answer. I will be posting it on the Telegram group, and if you want to screenshot, you can do that. Okay, now moving forward with the next thing, that is section D, question number 37B. Okay, इसका जो आंसर है इसकी तरफ हम जाते हैं. तो दिस क्वेश्चन आज रिगार्डिंग प्रिपरेशन. ओके, एक बार मैं आपको क्वेश्चन वापस पढ़ा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 37 का जो बी पार्ट था, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला था ना हमें कि या तो ये वाला अटेम्प्ट कर लो या फिर ये वाला अटेम्प्ट कर लो. तो सेकंड वाला क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूँ कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्सप्लेन द टर्म प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन इज ए स्टेज ऑफ क्राइम, सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम. ओके, और उसके बाद में प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता, बट सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आर देयर इन विच प्रिपरेशन इज पनिशेबल. ओके, सो वी हैव टू डिफाइन दोस सर्कमस्टांसेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 का बी वाला पार्ट. ओके, सो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि प्रिपरेशन ऑफ अ क्राइम. तो सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम refers to arranging all the essential steps to carry out the intended criminal act. Okay, so जो भी criminal अपना criminal act करना चाहता है उसके जो भी necessary steps है उनको arrange करना preparation कहलाता है. Okay, preparation नाम से समझ में आ रहा है, preparing for a crime. Okay, उसके बाद में preparation is not unlawful in itself. Okay, मैंने आपको बताया था generally इसके अंदर कोई सजा नहीं होती है. It is not unlawful in itself, but as it is difficult to prove that essential preparations were made for the commission of crime. Okay, so this is the scenario. However, certain exceptions are there. Okay, certain exceptions are being asked in the question as well कि preparation when punishable. तो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर तो ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं एज पर मी. मतलब यहाँ तो लास्ट आपको 1 या 2 नंबर भी आपको एग्जामिनर दे दे, 1 या 2. ओके, दैट विल बी द पीक सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. उसके बाद में जो मेन मार्क्स है वो इस चीज के है. हाउएवर इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मेयर प्रिपरेशन इज आल्सो पनिश्ड. और ये सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, तो 4 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं टोटल. तो पहला है कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका सेक्शन कौन सा है, 122 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. ओके, उसके बाद में सेकंड थिंग इज प्रिपेयरिंग द इंडियन कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टाम्प्स फॉर काउंटरफीटिंग. ओके, तो एक तरीके से फर्जी नोट छापना, फर्जी गवर्नमेंट स्टाम्प छापना, ठीक है, फर्जी सिक्के बनाना, ये सारी की सारी चीजें भी प्रिपरेशन के फेज के अंदर ही पनिशेबल हो जाती है. और इनके सेक्शंस कौन से हैं, 233 to 235, 255 एंड 257 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. ओके, उसके बाद में पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन, काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टैंप और फॉल्स वेट और मेजर्स. ओके, जो ये सामान वगैरह बेचते टाइम जो लोहे के वेट मेजर्स वगैरह यूज किए जाते हैं ना, अगर ये भी कोई पॉजेस करता है. उसके अलावा काउंटरफीट कॉइन्स और काउंटरफीट नोट्स, और उसके अलावा काउंटरफीटेड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, मतलब नकली नोट, नकली सिक्के और नकली स्टैम्प्स. और ये मतलब एक तरीके से डिस्टॉर्टेड वेट मेजर्स अगर कोई रखता है तो दिस इज आल्सो पनिशेबल. सेक्शंस कौन से हैं, 242, 243, 259, 266 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज मेकिंग एंड प्रिपरेशंस टू कमिट डेकोइटी. ओके, तो डेकोइटी की प्रिपरेशन करना भी प्रिपरेशन के फेज के अंदर ही पनिशेबल हो जाता है. और इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 399 ऑफ इंडियन पीनल कोड. तो इसके अंदर तो प्रोविजंस बहुत ज्यादा है जो आपको याद रखने हैं. तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि वो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला जो क्वेश्चन था वही आंसर करना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैस्प, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस तो जुडिशरी के एग्जाम देने वाले बच्चे भी नहीं याद कर पाते हैं. तो फॉर यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो दैट विल बी द सिनेरियो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 38, 37. आई गेस यू आर डन एंड डस्टेड विथ. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, question number 38. Before that, I just announced a batch for crash course of legal studies. Okay, so ये batch मैंने announce कर दिया था. I'm starting with the classes today. Okay, today itself. तो अगर अभी भी कोई enroll करना चाहे इस batch के अंदर तो these are the contact numbers. Okay, 9352254596 and the second contact number is 882483
0467 ओके। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल ओके। क्लासेस का जो पूरा शेड्यूल है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इट इज विथ माय चैनल नेम ओनली, सौरभ राज बिवाल CUT एंड क्लैट ओके। इफ यू विल टाइप दैट ऑन टेलीग्राम यू विल गेट टू दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, या फिर चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा ओके। सो इन ऑर्डर टू इनरोल टू दिस पर्टिकुलर बैच यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 38। तो इसके अंदर क्या है कि एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ का है ये क्वेश्चन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हमें दिख रहा है बट इट इज नॉट फ्रॉम दैट यूनिट 4A दैट वाज रिगार्डिंग लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये वहां से नहीं है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली, इट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल लॉ ओके। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इज अ ग्लोबल कंसर्न, सही बात है, इसमें तो कुछ गलत बात है नहीं। डिप्लीटिंग ओजोन लेयर एंड श्रिंकिंग वाटर बॉडीज रेज्ड एन अलार्म ओके, ग्रेट। उसके बाद में 10 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया डिसाइडेड टू कम टुगेदर एज EC10 ओके। तो एशिया के 10 डेवलपिंग नेशंस ने एक EC10 नाम का ग्रुप बना दिया ओके। तो ऑब्वियसली बात है ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन अभी एक बार क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लेते हैं, पहले प्री प्रिडिक्ट करना ज्यादा सही नहीं रहता ओके। तो उसके बाद में एंड ले डाउन द म्यूचुअली एग्रीएबल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड बी फॉलोड बाय ईच ऑफ देम टू कर्ब दिस डिग्रेडेशन। तो इन सब के सब देशों ने क्या डिसाइड किया कि एक EC10 नाम का एग्रीमेंट कर लेते हैं और सारे के सारे देश मिलके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम करेंगे और जो भी नॉर्म्स हमने लिखे हैं उनको सारे देश फॉलो करेंगे ओके। उसके बाद में ऑल द 10 डेलीगेट्स मतलब इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री साइंड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन सब ने साइन कर दिया, मतलब ट्रीटी इज बीइंग साइंड। नार्निया, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। नार्निया स्मॉल आइलैंड कंट्री इज वन ऑफ द सिग्नेटरी, तो इसके ऊपर एक नार्निया नाम के देश ने भी साइन किया है ओके। यहाँ पे सिंस इट इज इन इट्स डेवलपमेंट फेज a lot of industrial and toxic waste is generated and dumped into water bodies surrounding it, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया में भी ऐसा होता है, यू मस्ट बी अवेयर रिगार्डिंग दैट। तो नार्निया के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर ये लोग फेंक देते हैं ओके। उसके बाद में इट्स नेबरिंग कंट्री जाउट नाम का एक नेबरिंग कंट्री है नार्निया का, रेज इट्स कंसर्न इन EC10 एंड रेप्रीमेंडेड नार्निया फॉर इट्स एक्शन वॉयलेटिव ऑफ द नॉर्म्स लेड। तो यहाँ पे जाउट नाम के एक देश ने क्या कहा, जो भी नार्निया कर रहा है वो गलत है एंड इट इज वॉयलेटिव ऑफ द ट्रीटी नेम्ड EC10 ओके। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट साइंड बाय EC10 कॉल्ड ओके, एंड व्हाट विल बी व्हेन विल दिस डॉक्यूमेंट बिकम बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको ट्रीटी कहते हैं, और ये बाइंडिंग कब होगा, जब सारे के सारे देश इसके ऊपर अपना कंसेंट दे देंगे ओके। उसके बाद में हाउ विल द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ नार्निया बी रेगुलेटेड सिंस इट इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज, ये भी हमें बताना होगा। तो इट इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर किस तरीके से होगा, तो दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि एक तो स्टेटस ऑफ नार्निया बताओ, दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसको कहा क्या जाएगा, EC10 जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहा जाएगा ओके। सो डॉक्यूमेंट साइंड बाय EC10 इज कॉल्ड अ ट्रीटी ओके। फॉर द ट्रीटी टू बिकम बाइंडिंग, अब ये बाइंडिंग कैसे होगा ये भी हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो फॉर अ ट्रीटी टू बिकम बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज, जिन जिन लोगों ने साइन किया है, इट मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेटिफिकेशन, ठीक है। अब रेटिफिकेशन क्या होता है, दिस मीन्स दैट each country must formally approve the treaty according to its domestic legal processes okay, whatever it is, उनके जो domestic legal processes है उसके हिसाब से ट्रीटी को अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट करो ओके। वंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कंट्रीज रेटिफाई द एग्रीमेंट, ठीक है। अब जितने भी देशों का रिक्वायरमेंट है वो कहाँ लिखा हुआ होगा, EC10 के अंदर ही लिखा हुआ होगा। वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंट ऑफ EC10 विद अस ओके, इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एज स्पेसिफाइड इन द ट्रीटी इटसेल्फ, इट कम्स इनटू फोर्स एंड बिकम्स लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल सिग्नेटरीज ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ नार्निया, क्योंकि नार्निया इसको वॉयलेट कर रहा था EC10 को ओके। सिंस नार्निया इज वन ऑफ द सिग्नेटरीज, इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस will be regulated under the principles of international law and diplomacy. As a member of EC10, Narnia is accepted to adhere to the agreed norms. Okay, तो एज अ मेंबर नार्निया को इसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब इन नॉर्म्स को मानना पड़ेगा ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ इट वॉयलेट्स दीज नॉर्म्स, अगर नार्निया ने इन नॉर्म्स को वॉयलेट किया, अदर मेंबर कंट्रीज जो बाकी मेंबर्स है, बाकी 9 मेंबर्स है EC10 के, सच एज जाउट कैन रेज कंसर्न्स थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, नेगोशिएशंस और इवन थ्रू सैंक्शंस और पेनल्टीज एज पर द ट्रीटी प्रोविजंस। बिकॉज वी डोंट नो द ट्रीटी प्रोविजंस, तो सैंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं, नेगोशिएशन किए जा सकते हैं, बात वगैरह की जा सकती है, यही हम लिख सकते हैं ओके। उसके बाद में हाउएवर नार्निया में आल्सो सीक असिस्टेंस
or an extended timeline for compliance considering its developmental phase through diplomatic negotiations within EC10। तो नार्निया क्या कर सकता है, नार्निया EC10 की मीटिंग के अंदर जाके बोल सकता है कि हम डेवलपिंग कंट्री है, वी आर गेटिंग डेवलप्ड, तो हमें थोड़ा सा टाइम दे दो कंप्लाई करने के लिए। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 38A। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38B। 38B क्या है, तो ये एक और वाला सिनेरियो इसके अंदर लगा हुआ था, आइदर यू आंसर दैट क्वेश्चन or you answer this particular question again from the chapter of international law। okay, so what is international law, you have to define that। okay, differentiate between two categories of international law। okay, उसके बाद में फर्डिनेंडो जो भी है, श्रीलंकन सिटीजन मैरिड श्रीतमा एन इंडियन। आफ्टर मैरिज दिस पर्सन एंड श्रीतमा वेंट टू श्रीलंका, दे हैड अ सन फ्रॉम दिस वेडलॉक, इनका एक बेटा था। अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इंस्यूड बिटवीन द टू एंड श्रीतमा केम बैक टू इंडिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया और श्रीतमा वापस इंडिया आ गई। ओके, उसके बाद में दे वांट टू पार्ट वेज एंड श्रीतमा वांट्स कस्टडी ऑफ हर सन। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट वुड बी अप्लाइड टू द गिवन सिचुएशन एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो कैटेगरी कौन सी होगी, प्राइवेट इंटरनेशनल हो गई ऑब्वियसली। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर। ओके, सो आई जस्ट रियलाइज गाइस कि मैं इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो यू हैव टू राइट द definition of international law as well। okay, so I was just preparing the PPT and I was damn busy today, so I must have forgotten the first part of the question that asked about the definition of international law। okay, so it is basically a law binding the nations। okay, इस तरीके की कोई definition है NCERT की बुक के अंदर directly given। okay, so you have to write that first, और उसके बाद का पार्ट कुछ इस तरीके से होगा, types of international law। okay, public international law है सबसे पहले तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एमिंग टू फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस। ओके, तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, देशों के बीच में और देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनके बीच में किस तरीके से रिलेशंस रहेंगे उसको रेगुलेट करता है। ओके, इट गिव्स फ्रेमवर्क फॉर स्टेट टू इंटरैक्ट इन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल मैनर। ओके, तो किस तरीके से देश इंटरैक्ट करेंगे, द नेशन शुड इंटरैक्ट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर एंड इन अ ऑर्डरली मैनर, और ये फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करवाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ओके, उसके बाद में बाय फोस्टरिंग कोऑपरेशन थ्रू फ्रेमवर्क्स लाइक WTO इट इंश्योर्स नेशन कैन कलेक्टिवली टैकल क्रॉस बॉर्डर इश्यूज। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ दैट यू हैव टू राइट। ओके, उसके बाद में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपको लिखना है। ओके, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, it is a specialized branch of law that governs legal dispute involving private parties across different jurisdiction। तो देखो, अगर देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होगा, लेकिन अगर उन देशों के सिटीजन्स और उन देशों की कोई कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होता है। ओके, उसके बाद में PIL। अब देखो, मैंने यहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को सिर्फ PIL लिख दिया। ओके, इन ऑर्डर टू सेव द स्पेस, बट यू हैव टू राइट प्रॉपर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ओवर हियर। ओके, इट इज नॉट कंसर्न्ड with relations between states but focuses on interstate interactions involving individuals, businesses or other legal entities। okay, उसके बाद में private international law consists of rule and principles derived from conventions, model laws, domestic laws and secondary legal sources। okay, so these are the definitions of type of international law। okay, एक international law आपको define करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो शायद मैं लिखना भूल गया था, शायद तो क्या पक्का ही भूल गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो जो एक श्रीलंका वाले भाई साहब थे और एक इंडिया की जो लड़की थी, उनका जो डाइवोर्स हो रहा था वो किससे गवर्न होगा, तो दैट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड, एक बार हम देख लेते हैं। तो इन द केस ऑफ फर्डिनेंडो, ठीक है, फर्डिनेंडो नाम है इनका, श्रीलंकन सिटीजन एंड श्रीतमा एन इंडियन, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ विल अप्लाई। ओके, तो इसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। बिकॉज इन क्रॉस jurisdictional marriage disputes private international law decides which country's legal norms will govern matters like divorce, custody और property rights। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात है, उनका बच्चा भी था तो उसकी कस्टडी किसको मिलेगी, और जो मम्मी पापा की उसकी संपत्ति है वो किसको मिलेगी, तो ये कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिसाइड करता है कौन से देश के लॉ से लगेगी, इंडिया के लगेगी या श्रीलंका के लगेगी। ओके, उसके बाद में अनलाइक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ थोड़ा बहुत और डिफाइन कर देना, बिकॉज 5 मार्क क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा और डिफाइन कर देंगे। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद डोमेस्टिक लॉज और प्राइवेट एंटिटीज बट सोनली विद द इंटरस्टेट रिलेशंस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक डिफरेंस भी हमने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बीच में लिख दिया। ओके, नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 38। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 39। ओके, एक बार 39 को हम देख लेते हैं। तो नालसा रेगुलेशंस जो है
यूनिट 8 जो लीगल सर्विसेज वाली यूनिट है, 8 मार्क्स की यूनिट है, वो भी काफ़ी छोटी सी यूनिट है और काफ़ी इजी यूनिट है, तो उससे मार्क्स आराम से स्कोर किए जा सकते हैं, तो वहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो नालसा रेगुलेशन 2010 एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है। तो हमें आइडिया तो इसने दे दिया कि नालसा रेगुलेशंस फ्री लीगल सर्विसेज से ही रिलेटेड है, ओके। अब उसके बाद में enumerate any 4 categories of person who are entitled for legal aid under section 12 of the act, ठीक है। तो section 12 क्या बताता है कि who are entitled to legal services, तो हमें कोई 4 लिखना है, वैसे तो 7-8 है लेकिन we have to write only 4, ओके। उसके बाद में explain the broad features of the नालसा रेगुलेशंस 2010, इजी क्वेश्चन ही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो 4 कैटेगरीज ऑफ पर्संस हु आर एंटाइटल्ड फॉर लीगल एड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और बेगर, दैट इज फोर्स लेबर, ओके। उसके बाद में विमेन एंड चिल्ड्रन और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। दीज 4 पीपल आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विसेज, ओके। और भी है बट वी आर आस्क्ड ओनली 4, ओके। उसके बाद में 39B जो था क्वेश्चन 39B, ये क्या कहता है, 3 ब्रॉड फीचर्स लिखो किसके, नालसा रेगुलेशंस 2010 के। तो ये क्या है, these regulations were enacted to regulate and streamline the provision of free legal services under the Legal Services Authorities Act of 1987. You have to write it properly, ठीक है। मैंने LSC लिखा है बट आप पूरा Legal Services Authorities Act of 1987 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में पैनल लॉयर सिलेक्शन, ये एक प्रोविजन है इसके अंदर। तो लॉयर्स विद अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस आर सेलेक्टेड थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस, द पैनल्स आर क्रिएटेड विद इनपुट फ्रॉम लीगल अथॉरिटीज, सीनियर एडवोकेट्स मे बी अपॉइंटेड इन इंपॉर्टेंट केसेस और दोज इन्वॉल्विंग सीरियस थ्रेट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी, ओके। तो सीनियर एडवोकेट्स आर ऑल्सो बीइंग अपॉइंटेड, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या हो गए, 3 फीचर्स, एक तो स्ट्रीमलाइन करना फ्री लीगल एड को, उसके बाद में पीनल लॉयर सिलेक्शन और उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इन बिगर और ब्रॉडर मैटर्स, ओके। सो दीज आर द circumstances or the scenarios in which NALSA regulations 2010 are being used, और उसके अलावा फ्री लीगल एड इन 4 लोगों को प्रोवाइड करी जाती है, ओके। तो ये तो इजी था क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। यू आर डन एंड डस्टेड विद द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स है एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है। टॉट से आया है ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉट्स वाली जो यूनिट थी ना, यूनिट 3B, वहां से ये क्वेश्चन, इसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के दोनों वहीं से ही आता है, ओके। तो देखो हिना इज अ हेयर ड्रेसर, ठीक है। शी ट्रीटेड सलीना's hair with hair color and as a result सलीना कॉन्ट्रैक्ट विथ डर्मेटिस, ठीक है, कोई स्किन रिलेटेड बीमारी हो गई। द मैन्युफैक्चर ऑफ हेयर कलर ब्यूटी ब्लॉसम कंपनी हैड डिलीवर्ड the product to Hina in properly labeled bottles together with a small brochure of instructions, ठीक है। तो जब इन्होंने हीना को ये प्रोडक्ट डिलीवर किया था तो प्रॉपर्ली लेबलिंग वगैरह इन्होंने करके दी थी, ठीक है। उसके बाद में बोथ द लेबल एंड द ब्रोशर कंटेन वार्निंग एंड हेयर कलर, वार्निंग दैट द हेयर कलर माइट बी रिएक्टिव टू सर्टेन स्किन टाइप्स, इन्होंने साफ बता दिया कि कुछ लोगों के लिए ये रिएक्टिव हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों को डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में and a patch test on skin was recommended before it was used, कि इसको यूज करने से पहले एक टेस्ट करवा लेना, ये रिकमेंड किया गया था, ठीक है। सेलेना यूज द मैन्युफैक्चरर ब्यूटी ब्लॉसम कंपनी फॉर नेग्लिजेंस, ठीक है। सेलेना ने नेग्लिजेंस का केस फाइल कर दिया। वुड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द हेयर कलर बी हेल्ड लायबल टू सेलेना, ये हमें बताना। और उसके बाद में डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ डिसाइडेड केस, ठीक है, एक डिसाइडेड केस भी बताना है नेग्लिजेंस का, आपकी बुक के अंदर एग्जैक्टली गिवन है, वो केस भी हमें लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में ऑल्सो डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ हीना टुवर्ड्स सेलिना, ओके। सो दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्यूटी ब्लॉसम विल नॉट बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस बिकॉज द लेबल एंड द ब्रोशर दैट केम अप विद द प्रोडक्ट कंटेन्ड वार्निंग that the hair color might be reactive on certain skin types and a patch test on skin was recommended before it was used, मतलब कंपनी की तो कोई गलती नहीं है, ठीक है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखो हीना शुड हैव बीन केयरफुल हियर इन ऑर्डर टू इंस्टीट्यूट अ सक्सेसफुल, सलीना आएगा यार यहाँ पे, सॉरी, हियर इट विल बी सलीना, ठीक है। एक बार तो हीना शुड हैव बीन केयरफुल, और उसके अलावा अगर सलीना को सक्सेसफुल सूट नेग्लिजेंस का मतलब इंस्टीट्यूट करना है तो दीज एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द विक्टिम, ठीक है। उसके बाद में देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, और उसके बाद में दिस ड्यूटी ऑफ केयर रिजल्टेड इन द हार्म, ओके। अब जो केस आपसे पूछा था
इसका जो नाम है दैट इज डोनाग्यू वर्सेस स्टीवनसन। तो अ केस डिसाइडेड इन इंग्लैंड, द प्लेंटिफ डोनाग्यू ड्रैंक अ सॉफ्ट ड्रिंक दैट वाज जिंजर बियर मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफेंडेंट स्टीवनसन। ओके, उसके बाद में द ड्रिंक हैड अ डिकम्पोज स्नेल इन द बॉटल दैट मेड द क्लेमेंट इल। तो इसके अंदर एक स्नेल, एक कोई इंसेक्ट टाइप का सा होता है, वो उस कैन के अंदर या बॉटल के अंदर था, ठीक है। इस वजह से जिसने भी ये पिया वो बीमार हो गया, ठीक है। तो द कोर्ट हेल्ड दैट मैन्युफैक्चरर owed a duty of care to those who are reasonably foreseeable to be affected by the product। तो ये केस आपको लिखना है। और उसके बाद में एंड में क्या पूछा था कि हिना की क्या लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स सलीना। तो हिना विल बी लाइबल फॉर व्हाट, नेग्लिजेंस, ठीक है। तो एट द एंड यू हैव टू राइट हिना विल बी लाइबल फॉर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स हुम, सलीना। क्योंकि देखो तीनों के तीनों सर्कमस्टांसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मान लो ये जो सलीना है ये हिना के ऊपर केस फाइल कर दे, तो देखो हिना हैड अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स सलीना बीइंग अ कस्टमर, उसको ड्यूटी ऑफ केयर रखनी थी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ पे हुआ है, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर रिजल्टेड इन हार्म दैट वाज डिजीज ऑफ स्किन डर्मेटाइटिस। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ 40 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला पार्ट। आपको लायबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगी या एब्सोल्यूट लायबिलिटी लगेगी, ठीक है। बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज देयर। इसका आंसर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो सिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कंपनी है, आयरन फाउंड्री यूनिट, इंपॉर्टेंट मेटल स्क्रैप फ्रॉम सर्टेन वार रेवेज्ड कंट्री, ठीक है। तो कोई वार टॉन कंट्री था, जैसे यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है उसी तरीके का, तो वहां से आयरन स्क्रैप इन्होंने इंपोर्ट किया। ओके, वन डे व्हाइल स्क्रैप वाज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम द ट्रक्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ द यूनिट, ठीक है। जब वो अनलोडिंग हो रही थी, तो वॉर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बॉम्ब वगैरह तो हो ही सकते हैं स्क्रैप के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स है, ठीक है। एन एक्सप्लोजन अकर्ड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय एंड 2 चिल्ड्रन लिविंग इन द एडजॉइनिंग हाउस। ओके, तो 2 बच्चों की और एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई उस एक्सप्लोजन की वजह से। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्क्रैप कंसिस्टेड ऑफ सम बॉम्ब शेल स्क्रैप्स व्हिच वर नॉट कंप्लीटली डिफ्यूज्ड। ओके, on the action filed against Sindal Iron and Steel Company, it pleaded that all safety measures were taken care of by them and there was no negligence on their part, ठीक है। Discuss the liability, if any, of the company for damages towards the employee and children with the help of a decided case. Also mention the basic principle that would have to be established to hold सिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी लाइबल। तो यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लिखेंगे, और उसके अलावा रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाला केस हम लिखने वाले हैं। ओके, तो देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्यों नहीं लगेगी, बिकॉज एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ओके, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे नुकसान नहीं होता है, 100 लोगों की मौत होगी, 200 लोगों की मौत होगी, तो दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ डैमेज कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ओके, सो अब एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो सिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एज एस्टेब्लिश्ड इन द लैंडमार्क केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ठीक है। तो आपने लायबिलिटी भी बता दी है और केस भी बता दिया। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अभी ये केस को डिफाइन कर रहे हैं। इफ अ पर्सन ब्रिंग्स अ डेंजरस थिंग ऑन टू देयर लैंड and it escapes and causes damage, they will be held liable regardless of their negligence। ये कंपनी क्या क्लेम कर रही थी कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमारी तो कोई नेग्लिजेंस ही नहीं थी, लेकिन नेग्लिजेंस इसके अंदर मैटर नहीं करता है। अगर डेंजरस थिंग एस्केप और डैमेज हुआ है तो दे विल बी हेल्ड लायबल। ओके, फिर उसके बाद में टू होल्ड सिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी लायबल अंडर द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी प्रूवन, ठीक है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें प्रूव करने पड़ेंगे। तो डेंजरस सब्सटेंस, तो मेटल स्क्रैप containing unexploded bomb shells is inherently dangerous, obvious सी बात है। escape of hazard, explosion जब हुआ है तो escape तो हुआ ही है, ठीक है। this box is also ticked, ठीक है। उसके बाद में damage cause, तो damage भी हुआ ही है, loss of life, proving actual harm, 2 बच्चे और एक एम्प्लॉय की डेथ हुई है, that means actual harm is also there। अब कंक्लूजन क्या है, this company will be held liable for the death of the employee and children even if they were not negligent since they imported and handled hazardous materials, they are responsible फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल हो गई है कॉन्सिक्वेंसेज के लिए। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल फ्रॉम एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वुड अप्लाई, मेकिंग देम स्ट्रिक्टली लायबल अकाउंटेबल विदाउट एनी डिफेंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक इंडियन केस लॉ भी लगेगा, दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट दिस यू कैन डू दैट, अदरवाइज रायलैंड वर्सेस फ्लेचर से भी काम चल जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन ऑफ आवर पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। we are done and dusted with the PYQ of CBSE बोर्ड 2024, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन सी पार्ट 2 के अंदर कवर हो गए थे, MCQs पार्ट 1 के अंदर कवर हो गए थे, लॉन्ग आंसर्स पार्ट 3 के अंदर कवर हो गया। इफ यू वांट एनीथिंग एल्स कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है।
और कोई वीडियोस मेरी तरफ से चाहिए तो आई विल बी रिलीजिंग देम एज वेल। आपके एग्जाम के लिए आई एम देयर। आप लोग कह रहे हो ना बार बार कि भैया आप ही हो, भैया आप ही हो, तो आई विल बी देयर थ्रू आउट योर टिल योर एग्जाम, ठीक है। पोस्ट दैट एज वेल इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो अब इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैसेज करने लगे हैं, तो इट फील्स ग्रेट। थैंक्स अ लॉट फॉर द लव शोवर्ड बाय यू। सी यू विद द नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन क्या होना है ये आप लोग सजेस्ट करोगे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सी यू गाइस, बाय with the next session. Best of luck for your exam.